बच्चों क्लास 9th में जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देखा था। ठीक, हमने एटम और मॉलिक्यूल को समझने का प्रयास किया था पहले लेक्चर में। उसके बाद हमने पढ़ा था डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डेल्टन क्या बोलता है कि जो मैटर है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनता है। उन छोटे पार्टिकल्स को डेल्टन ने बोला एटम, और बोला कि जो एटम है वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यानी सबसे छोटा कण है। लेकिन हमने क्या देखा कि ये सबसे छोटा कण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 पार्टिकल से बनता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, उसके बाद डेल्टन ने बोला कि अगर कोई एलिमेंट है तो उसके सारे एटम साइज में, मास में, हर एस्पेक्ट में, हर रिस्पेक्ट में वो आइडेंटिकल होंगे। तो आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? हूबहू, बिल्कुल सेम। अब डेल्टन ने ये बोला कि कोई एलिमेंट है तो उसके सारे एटम आइडेंटिकल होंगे, लेकिन डेल्टन ने आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट नहीं बताया था। देखो ये सारे हाइड्रोजन हैं, लेकिन इसका मास क्या है? अलग अलग है। तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास अलग अलग होता है उसको हम कहते हैं आइसोटोप्स। उसके बाद वो डेल्टन ने बोला कि अगर अलग अलग एलिमेंट है तो वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे, उनका मास अलग अलग होगा। ठीक, हर एस्पेक्ट में वो अलग अलग होंगे। तो यानी डेल्टन ने हमको आइसोबार्स का कॉन्सेप्ट नहीं बताया था। अब देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास अलग अलग है। तो हमने क्या देखा कि डेल्टन की थ्योरी में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। अब आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स वो होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास अलग अलग। आइसोबार क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर अलग अलग, एटॉमिक मास सेम। अब अगर इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मेरा एक लेक्चर होगा चैनल पे, आप देखो चाहोगे तो प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हो। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो डेल्टन ने क्या किया कि कुछ एलिमेंट्स को, जैसे मान लो डॉक्टर है तो डॉक्टर का सिंबल प्लस होता है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर है तो उसका सिंबल प्लस होता है। ठीक, तो डेल्टन ने कुछ एलिमेंट्स का सिंबल दिया, बोला कि अगर हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। ठीक, कार्बन है, ये भी एक एलिमेंट है। सिंबल लिखता हूं। ठीक, फॉस्फोरस है, ये भी एक एलिमेंट है। तो डेल्टन ने कुछ सिंबल्स दिए। डेल्टन ने क्या किया? कुछ सिंबल्स दिए और बोला कि हम इन सिंबल से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए ऐसे बताया कि ये हाइड्रोजन का सिंबल है। ठीक, कार्बन के लिए बोला कि ये कार्बन का सिंबल है। ठीक, फॉस्फोरस के लिए बोला कि ये फॉस्फोरस का सिंबल है। तो डेल्टन ने कुछ क्या किया? सिंबल दिया और बोला कि इन सिंबल से हम इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री में हम इन सिंबल्स का यूज नहीं करते। तो हम किसका यूज करते हैं? हम इसका यूज करते हैं। देखो मॉडर्न सिंबॉलिक क्या है? मॉडर्न सिंबॉलिक सिस्टम क्या है? जैसे मान लो हाइड्रोजन है। ठीक, तो अब हाइड्रोजन के लिए हम कोई पिक्चर नहीं ड्रॉ करते, हम बस लिखते हैं H। मान लो हमारे पास सोडियम है तो हम सोडियम के लिए क्या लिखते हैं? बुक में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, Na। मान लो हमने लिखा कैल्शियम, तो कैल्शियम क्या है? Ca। अब केमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो तुमको ये नहीं लिखना पड़ेगा बार बार, तुमको सिर्फ सिंबल लिखना है। जैसे मान लो तुमने लिखा कार्बन, तो कार्बन के लिए क्या लिखोगे? C। लिखोगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखोगे? O2 या O भी लिख सकते हो। सिल्वर, सिल्वर के लिए क्या लिखोगे? Ag। गोल्ड के लिए क्या लिखोगे? Au। तो ये सारे क्या है? सिंबल है। अब जैसे मान लो तुमको कोई रिएक्शन लिखना है, ऐसे मान लो तुम लिखना है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो तुम उनको अभी यहां कार्बन लिखने की जरूरत नहीं है, उसका सिंबल लिख दो। ऑक्सीजन लिखने की जरूरत नहीं है, उसका सिंबल लिख दो। ठीक, मरकरी है, जैसे मान लो मरकरी, मरकरी का होता है Hg। ठीक, ब्रोमीन है,
ब्रोमीन इसका होता है Br। अच्छा एक बात बता दूं मैं, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है। तो इतनी बातें समझ में आई आपको। अब देखते हैं आगे क्या है, इतना आप नोट करिए, इसको इरेज करता हूं। ठीक, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी नोट करना चाहते हो। ये क्या है, मॉडर्न सिंबल है, और डेल्टन ने जो दिया था वो डेल्टन के अकॉर्डिंग था। ये मॉडर्न सिंबल्स है जिसका यूज हम अपने केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, मिटा दो उसको। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या है डेफिनेशन? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, it is the smallest particles of elements or compound. It is the smallest particle of element or compound that is capable of independent existence। ठीक, दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं? इट इज द ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम। तो ये है मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, समझते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। जैसे मान लो हाइड्रोजन के दो एलिमेंट हैं, जब ये कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, या कह रहा है या कंपाउंड। अब जैसे मान लो हाइड्रोजन है, ठीक, हाइड्रोजन के दो एलिमेंट्स हो गए, ऑक्सीजन के ये एक, तीनों मिलके क्या बनाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट के मिलने से भी बन सकता है, या कंपाउंड। कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल यही है ना। अगर हम कहें कि वाटर जो है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो इससे छोटा तो होगा ही नहीं, इसीलिए क्या बोल रहा है? एलिमेंट या कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो कि इंडिपेंडेंट है, किसी पे निर्भर नहीं। जैसे ये हाइड्रोजन है, जब तक ये H2 नहीं बनाएगा ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, लेकिन मॉलिक्यूल क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम। ये हमेशा दो या दो से ज्यादा एटम के आपस में मिलने से बनता है। ध्यान से सुनो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, जैसे दो हाइड्रोजन के मिलने से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, या कंपाउंड जैसे वाटर है। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये तीनों अलग अलग थे, मिलके क्या बना लिए? वाटर के मॉलिक्यूल बना लिए। अब वाटर का मॉलिक्यूल जो है, अगर मान लो तुम्हारे पास एक गिलास पानी है, अब इसमें से कोई भी वाटर का ड्रॉप निकालो तो इसका फॉर्मूला यही होगा ना। अब ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अगर मान लो आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अकेले इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना पड़ेगा? ऑक्सीजन के फॉर्म में। हाइड्रोजन है, इसको इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन के फॉर्म में चेंज होना पड़ेगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो, जैसे मान लो अगला है, हम आपको बताते, इसको इरेज कर देते हैं। जैसे मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कितने एटम के मिलने से बना है। जैसे मैंने लिखा सोडियम, तो इसकी एटॉमिसिटी 1 है। ठीक, मैंने लिखा नाइट्रोजन, इसकी 2 है। मैंने लिखा हाइड्रोजन, इसकी 2 है। मैंने लिखा ओजोन, इसकी 3 है। ठीक, तो इसको कहते हैं एटॉमिसिटी। उसके बाद इसमें कितने एटम हैं? इसकी एटॉमिसिटी 1 है। एटम कितने हैं? तो 1 है, तो कहेंगे मोनो एटॉमिक। क्या कहेंगे? मोनो एटॉमिक। इसमें कितने हैं? 2 है, तो बोलेंगे डाई एटॉमिक। इसमें कितने एटम हैं? 3 है, तो बोलेंगे ट्राई एटॉमिक। 4 होगा तो टेट्रा एटॉमिक। मान लो 5 है तो बोलेंगे कि पेंटा एटॉमिक। इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक, अब देखो अगला जो हमारा टॉपिक है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर
मास को कैलकुलेट करना। अब मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे मान लो मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए आपको मॉलिक्यूलर मास, जो पर्टिकुलर एटम है उसका मास मालूम होना चाहिए। जैसे मान लो आपको कैलकुलेट करना है H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, तो कैसे करोगे, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 है, तो एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 2 का 2, तो 1 × 2। सल्फर का कितना होता है, याद कर लो, 32। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 है, तो 16 4 जा 64, तो 64 प्लस 32 प्लस 2, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 98। एक और एग्जांपल ले लो, C6H12O6, ये है हमारे पास, ठीक। अब इसका तुमको मास कैलकुलेट करना है, तो कार्बन का कितना होता है, 12, कितने कार्बन है, 6, ठीक। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, कितना हाइड्रोजन है, 12। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, कितना है, 16, 6 है, तो ये हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 72। इसको जोड़ोगे तो आएगा 180। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक। अगर मान लो तुमको करना है Na2SO4 का, कैसे करोगे, करना ट्राई करो अभी। 23 × 2, सोडियम का 23, 2 है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, तो 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये भी करो तुम, C12H22O11, इसका भी करके मुझे बताना मैसेज में या कमेंट में। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे देखते हैं आगे कौन से टॉपिक है, ठीक है। वीडियो जरूर देखो, नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बनाओ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक। बात समझ में आ रही है, जरूर वीडियो देखो, वीडियो देखोगे सीखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।